Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our IC classes of English language. Today our topic is conditional sentences and these conditional sentences are based on adverb clause that is a part of complex sentence. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडवर्ब क्लोज की पूरी सीरीज चल रही है और एडवर्ब क्लोज के 9th पार्ट में आप सीखने जा रहे हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, जिसके अंदर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की स्टडी करते हैं और आज हमने केवल 9th पार्ट ही इस वीडियो के अंदर रखा है। कोशिश करेंगे कि ये पार्ट पूरा हो जाए और लास्ट में जाकर के हम आपको एडवांस रूल्स भी बताएंगे। पिछली वीडियोस आपने अच्छे से देखी होंगी और जितने भी एडवर्ब क्लोज के पार्ट्स हैं उनकी क्लोजेस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस सीरीज को पूरा करने के लिए आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है प्रोबेबल कंडीशन, दूसरा होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन और थर्ड में हम रखते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। जनरली इन सारे क्लासिफिकेशन से अलग कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, उनको भी हम कनेक्ट करेंगे। पहले अब हम शुरू करेंगे प्रोबेबल कंडीशन से। प्रोबेबल वर्ड बना है प्रोबेबिलिटी से और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसकी संभावना हो। तो संभावना कैसे हो, इसको अब हम सबसे पहले अब हम जानने वाले हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम किन किन कंजंक्शंस को यूज करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो कंजंक्शंस यूज होते हैं वो होता है आपका इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट और आप यूज करते हैं इन केस। इन केस ये जो 2 वर्ड्स हैं इनको आप एज कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। अब हमें इनका यूज किस तरह से देखना है वो हम आपको बताएंगे। प्रोबेबल का जैसे कि मीनिंग निकल करके आ रहा है कि किसी भी बात के होने की संभावना, तो इसकी संभावना को हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं कि अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो यहां पर वह आए ये शर्त है और मैं उसे पढ़ाऊंगा ये रिजल्ट होगा। तो इस सेंटेंस को हम कितने पार्ट्स में बांटेंगे? इस सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। अगर ये यदि एक ही बात होती है, आप लिखेंगे इफ के बाद आपकी कंडीशन कॉमा, अगर यहां पर आपने कॉमा की जगह हिंदी में तो लिखा है तो को कॉमा से दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं और उसके बाद आप रिजल्ट लिखते हैं। तो एक तरह से ये अपने आप में आपका एक स्टैंडर्ड रूल है। इसके अंदर वेरिएशंस हैं कि कंडीशन किस तरह की है और उसके बाद रिजल्ट किस तरह के टेंस में, किस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको देना है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर इफ वाले पार्ट के अंदर आपको फ्यूचर से रिलेटेड कोई टेंस दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट में बदलते हैं। अगर यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट है, इफ के साथ आपको दिया यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या ट्रांसलेशन आपकी बनेगी? अगर वह आएगा तो इसकी जो ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, इसकी ट्रांसलेशन आप बनाएंगे इफ ही विल कम कॉमा मैं उसको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच और उसे है तो हमने यहाँ पर हिम लिखा। तो आमतौर से लिटरली मीन्स वर्ड्स के हिसाब से जब हम यहाँ पर ट्रांसलेशन देखते हैं तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में हमने फ्यूचर दिखा था और फ्यूचर ही यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर हमें ये एक रूल चेंज करना है
कि जब भी फ्यूचर आ जाए तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बदल कर लिखते हैं। तो ये यहाँ से विल हट जाएगा और इस कम का हो जाएगा कम्स। ये हमें हमेशा याद रखना है। जब आपको स्पॉटिंग एरर दी जाती है तो स्पॉटिंग एरर में ये सेंटेंस एज इट इज लिखा होता है। कई बार आई शैल टीच हिम बिगिनिंग में आएगा और इफ ही कम या ही विल कम लास्ट में जाएगा दूसरी क्लोज में। तो आपको इफ वाला पार्ट, केवल इफ वाला पार्ट, इफ के बाद ये पार्ट नहीं, इफ के साथ जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कनेक्टेड है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको बनाना है। तो आपका जो ये वाला रूल है ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस रूल में प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉमा लगाने के बाद आपको फ्यूचर इंडेफिनिट जो है यूज करना होता है। तो ये हो गया आपका इस प्रोबेबल कंडीशन का पहला रूल। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद एक और रूल आता है प्रोबेबल कंडीशन में जो अभी हम अगले एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर इस रूल में हम देखने वाले हैं कि अगर आपका कंडीशन यहाँ पर है और वह कंडीशन आपकी प्रेजेंट के अंदर दे रखी है तो आप तो की जगह यहाँ कॉमन आप लगाते हैं, और अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, अगर आपका फ्यूचर है तो फ्यूचर, अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव क्लोज है तो इम्पेरेटिव, और अगर आपको यहाँ पर टू बी दे रखा है तो आप टू बी मतलब इज आर एम का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। और अदर देन दिस अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी है तो आप उस मॉडल को यूज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको एज रूल यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और अब इसको पढ़ते हैं। इफ ही इज रीडिंग या स्टडीइंग, जो भी आपका कोई सेंस हो तो आप लिखेंगे लेट हिम डू या लेट हिम रीड। तो यहाँ पर प्रेजेंट आ गया। अब यहाँ पर अगर आप कहते हैं इफ ही रीड्स, अगर वो पढ़ता है तो उसको ये काम जारी रखने दो। तो अगर उसकी कंडीशन पढ़ने की है तो फ्यूचर में काम जारी रखा जा सकता है। अगर हम कहते हैं अगर वह पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, इट इज गुड। तो जब ये प्रेजेंट से बनकर प्रेजेंट आया होता है, पिछले रूल में आपने पढ़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट में करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट ही है तो आपने बी लगा दिया, इम्पेरेटिव लगा दिया, दो हो गए आपके पूरे। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ही विल पास, अगर पढ़ रहा है तो प्रोबेबल उम्मीद है कि वह पास हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हम प्रेजेंट यूज करेंगे तो ही इज डूइंग वेल, अगर वह पढ़ रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। हमने ये सभी टेंसेस में क्लोज यूज कर ली। अब हमें मॉडल यूज करनी है। तो अब हम कहेंगे he should hope to pass, he should hope to pass। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने मॉडल भी यूज की और इतने सारे जो हमारे डिफरेंट टेंसेस के अंदर क्लोजेस हैं को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि आप इस क्लोज को जिसके अंदर इफ लगा है यह आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्ट आता है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, किसकी, एडवर्ब की। इफ क्या है आपका इफ जो है कंजंक्शन है। इसके अंदर जो एरर आती है ये भी आती है कि तो की जगह पर आपको देन लगा दिया जाता है, देन नहीं लगाया जाता। आप ऑलवेज रिमेंबर कि कॉमा आपने यहाँ पर लगाना है। अब इन्हीं क्लोजेस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दूसरा टाइप और उनके एग्जांपल्स। इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, अगर उसने मुझसे प्रार्थना की या करी तो मैं उसे नियुक्त कर दूंगा, तो ये देखने में बिल्कुल ऐसा नजर आता है जैसे कि रूल नंबर 1 को हमने देखा था। अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे अपॉइंट कर दूंगा। तो आएगा फ्यूचर के लिए है, उसमें उम्मीद है और मैं उसे अपॉइंट कर दूंगा। और अनजाने में हम जब अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हम बिल्कुल इस तरह के सेंटेंसेस में डिफरेंस नहीं करते और हम ये सेंटेंस बोल जाते हैं। अगर
वह आया तो मैं उसे अपॉइंट कर दूंगा। अगर वह आएगा और वह आया मैंने बोला तो इसके अंदर बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो पास्ट इंडेफिनिट के तरह से दिखने वाला जो ये सेंटेंस है, अगर उसने प्रार्थना की, अगर उसने प्रार्थना करी, तो ये पास्ट जैसा फील देता है। तो पास्ट जैसा फील हम जब देते हैं जब हमारा मतलब हो आई डोंट सपोज सो, यानी मुझे तो उम्मीद है नहीं कि वैसा करेगा। जबकि जब हम यहाँ पर फ्यूचर का यूज करते हैं तो आई होप ही विल डू, इसलिए उसको प्रोबेबल और इसको इम्प्रोबेबल कंडीशन के अंदर रखा गया है। एट लास्ट हम ये कहेंगे कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये फ्यूचर से ही रिलेटेड। तो जो इसकी आप ट्रांसलेशन करते हैं, आप इफ लिखते हैं, इफ के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसके अंदर कंजंक्शन आपका इफ लगा है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और जो दूसरी क्लॉज है उसके अंदर आप विल का वुड और शैल का शुड करते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये शुड जो होगा ये शैल से बना हुआ होगा, ये डायरेक्ट मॉडल शुड मींस चाहिए वाला नहीं होगा। और यू नो कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉपर रूल बन गया है। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। अगर उसने मुझसे प्रार्थना करी, इसको हम यहाँ नोट में डाल देते हैं कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लें और याद रख लें तो बहुत अच्छा होगा। इफ ही रिक्वेस्टेड मी, तो यहां पर आपने तो के लिए क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, THEN, देन आपने यहाँ पर नहीं लिखना है और मैं उसे न्यूट कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा शैल और शैल के लिए हो जाएगा शुड, आई शुड अपॉइंट। सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, तो हम यहाँ लिखेंगे हिम, अपॉइंट हिम। आप इसी सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई शुड अपॉइंट हिम, if he requested me। तो आप कोई भी क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज कुछ भी बिगिनिंग में लिख सकते हैं, बट आपका जो कंडीशन है, जो सेंटेंस बनाने की शर्त है वह यह है कि इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट और रेस्ट पार्ट में वुड, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है। बहुत अच्छा हो कि अगर वह आ जाए, यहाँ की लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम की के लिए दैट लगाते हैं, लेकिन दैट के बाद इकलौता अगर इफ वाला पार्ट आता है तो वह क्लोज दैट के अंदर नहीं जा सकती। अगर दैट लगा है तो फिर इफ वाली पूरी क्लोज होनी चाहिए कि अगर वह आ जाए तो मैं खुश होऊंगा। ये इनकम्प्लीट है, इसलिए की के लिए दैट आपको नहीं लगाना है। आप लिखेंगे बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहले आपने सिचुएशन समझनी है, आ जाए। आ जाए एज्यूम किया जा रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड बात है, तो ये पास्ट वाली कंडीशन में चला गया और अच्छा हो मतलब अच्छा हो जाएगा। जब हमें जो हमारी हिंदी और उर्दू लैंग्वेज है उसकी ट्रांसलेशन सीधे सीधे समझ में नहीं आती कि हम इंग्लिश को कैसे पकड़ें, तो आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। आ जाए मीन्स आ जाएगा, अच्छा हो मीन्स अच्छा हो जाएगा। और अगर आ जाए पास्ट को शो कर रहा है तो ये इस तरह से आप बना लेंगे, इफ ही केम, तो यहाँ पर आया इफ ही केम। इफ ही केम के लिए आप लिखेंगे इट वुड बी, क्योंकि विल का वुड आएगा, वुड के बाद बी आएगा, इट वुड बी वेल। और जब आप इफ मिड में लगाते हैं तो कॉमा लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये आपकी ट्रांसलेशन यहाँ पर पूरी होती है। अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड, पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या है, किस तरह से आप सोचते हैं, हिंदी में हम कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं। अगर वह आ जाता तो बहुत अच्छा होता, तो आ जाता का मतलब है टाइम जा चुका है, अब कोई चांस नहीं है। तो इसको आप एक नया नाम दे सकते हैं,
fulfilled result, ये अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन जो फुलफिल ही नहीं हुआ, और ये आपका पास्ट को डिस्प्ले करता है, जबकि आप हमने जितने भी प्रीवियस एग्जाम्पल्स किए हैं वो सारे आपको फ्यूचर से रिलेट करते थे। तो यहाँ पर किस तरह से आप बात कहेंगे, आप कहेंगे कि अगर वह एजुकेशन ले लेता तो उसे पछताना न पड़ता। अगर वह, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन अपने आप में एक रूल होगा, और वो रूल क्या होगा आपको समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही बार इसकी फ्रीक्वेंसी है आने की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आप लिखते हैं इफ, और जो कंडीशन है आपकी वह होती है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के बाद आपको जनरली वुड लगाना होता है। ये विल वाला वुड नहीं है, ये शैल वाला शुड नहीं है, वुड मॉडल ही लगाना है। और वुड मॉडल इमेजिनेशन का पास्ट वुड हैव होता है, और वुड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और ये बात आपको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट माननी है, और आपको इस रूल को यूज करना है। इसमें आप अपनी आइडियोलॉजी या अपना कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे आपने समझ लिया। समझने के बाद किस तरह से इसको आप ट्रांसलेट करने वाले हैं, इसको जो आप ट्रांसलेट करेंगे, आप करेंगे इफ, अगर वह पढ़ लेता, वह शिक्षा प्राप्त कर लेता, इफ ही हैड गॉट एजुकेशन, आप ऐसे भी लिख सकते थे इफ ही हैड गॉट एजुकेटेड, ठीक है। तो पछताना नहीं पड़ता किसको, वह को। तो यहाँ पर आप ही अगेन लिखेंगे, और वुड नॉट हैव रिपेंटेड, वुड नॉट हैव रिपेंटेड। तो यहाँ पर आप वुड लगाते हैं। कई बार जब आपको चॉइस दी जाती है ऑप्शंस में, तो यहाँ पर आप माइट का यूज भी कर लेते हैं, यहाँ पर आप वुड का यूज भी कर लेते हैं, बट जनरली वुड का यूज किया जाता है। तो ये रूल आपने अच्छे से याद कर लेना है। इफ ही हैड गॉट एजुकेशन ही वुड नॉट हैव रिपेंटेड, माइट नॉट हैव रिपेंटेड या कुड नॉट हैव रिपेंटेड। तो ये आप इसको अच्छे से यूज करते हैं किसके अंदर, अनफुलफिल्ड रिजल्ट, अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन या इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर। और इसमें आपको ये जो टेंस आपको बताए गए हैं दोनों ही क्लॉजेस के अंदर, ये बिल्कुल फिक्स है, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि इसी रूल से रिलेटेड नजर आता है, एक्चुअली वो है नहीं। वह सेंटेंस क्या है, हमने यहाँ पर लिखा, ये पास्ट से रिलेटेड है, इसको जरा समझने की कोशिश करना। हम क्या लिख रहे हैं, अगर उसके पास एक कार हो तो उसे कुछ आसानी हो जाए। अब आसानी होना तो फ्यूचर की तरफ जाता है, कुछ आसानी हो जाए, ये फ्यूचर की तरफ जाता है, ठीक है। तो और कार हो, ये फ्यूचर में हो सकता है, जबकि ये वाला जो हम सेंटेंस देख रहे हैं ये पास्ट की तरफ जाता है, ये हमारा जा रहा है फ्यूचर की तरफ। अब यहाँ पास्ट होने के लिए आपको याद होगा कि जब हम सपोज करते हैं वो हमें मुमकिन ना हो, तो यहाँ पर दो बातें हैं। अगर हमारी इंटेंशन पॉसिबिलिटी वाली है तो हम लिखेंगे इफ ही हैज अ कार ही विल हैव सम ईज, ठीक है। तो और अगर हम इसको ऐसी इमेजिनेशन मानते हैं, आई डोंट सपोज सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, तो जो आपकी ट्रांसलेशन होगी वो होगी इफ ही हैड अ कार। अब देखिए यहाँ हैड आया तो स्टूडेंट्स तुरंत सोचते हैं कि यहाँ तो हेड के साथ क्या आना चाहिए था,
थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन माय डियर लर्नर्स यहाँ पर जो हैड है वो हैज हैव की थर्ड फॉर्म है, सॉरी वह हैज हैव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट उसमें आते हैं जिसमें आप सपोज नहीं करते इम्प्रोबेबल कंडीशन में। तो आप आगे क्या लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे क्या कि ही वुड फील सम ईज। तो यहां पर हमने क्या किया, वुड कर दिया। अगर ये हेड के बाद कोई थर्ड फॉर्म होती जिसमें काम अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं होता, डिपेंडेंस होता है, तो उसके अंदर हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म करते। तो हमने यहाँ सेकंड फॉर्म मान करके वुड यहाँ पर छोड़ दिया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने कुछ इमेजिनेशन बेस्ड सेंटेंसेस को कंपेयर करना है। पहला हमने बिल्कुल न्यू टाइप का सेंटेंस लिया है, अगर मैं ऑफिसर बन जाऊं तो समाज की सेवा करूं। तो यहाँ पर जो है जाऊं एक जो है इमेजिनेशन को दर्शाता है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर बन जाता का मतलब है कि बन नहीं पाए, टाइम बीत गया, लेकिन बन जाऊं का मतलब अगर मैं बन जाऊंगा। तो यहाँ पर इसका रूल होगा इफ प्लस आपका सब्जेक्ट और आपको वर ही लगाना है। ये आपको स्पेशल रूल है कि आपको वर ही लगाना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको वर ही लगाना है। और कॉमा लगाने के बाद अगले पार्ट के अंदर आपको वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये जो हमने लिखा ये नॉर्मल है, यहाँ से अनयूजुअल स्पेशल पोर्शन शुरू हुआ और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओनली वुड एंड वुड ही लगाना है, यहाँ शुड नहीं आएगा। अभी पिछले कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, तो जिसमें इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता था उसमें विल का वुड करते थे, शैल का शुड करते थे, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट आने पर आप वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर वर आ जाए और केवल आपको होना या बनना जैसी बातें दे रखी हों, तो आप क्या करते हैं, वर लगाते हैं, और वर के साथ हमेशा वुड ही आता है। ये आपका हार्ड एंड फास्ट रूल होगा, ये आपने अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसलेशन बना, ट्रांसलेशन क्या बना, ट्रांसलेशन बना इफ आई वर एन ऑफिसर, तो समाज की सेवा करूं, आई वुड सर्व द सोसाइटी। अब एक सेंटेंस है, वापस रिवाइज करते हैं, जो हमारा फ्यूचर बेस था जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। इफ यानी इसमें मुझे उम्मीद है अगर मैं एक अधिकारी बन जाऊंगा तो समाज की सेवा करूंगा, मेरा लगभग डिसीजन तय है। तो मैं कहूंगा इफ आई बिकम एन ऑफिसर आई शैल सर्व। यहाँ पर आप विल भी लगा सकते हैं क्योंकि आपका पक्का इरादा है, आप शैल भी लगा सकते हैं, आप अपने इरादे के अनुसार सर्व द सोसाइटी। अब अगर आप ये कहते हैं इफ आई बिकेम, देखा ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, एन ऑफिसर, कॉमा लगेगा यहाँ भी, आई, तो आप यहाँ पर वुड या शुड लगाएंगे कोई एक, सर्व द सोसाइटी, सर्व के बाद जो सोसाइटी आ जाएगा। अगर आप लिखते हैं इफ आई हैड बिकम, इन सभी में डिफरेंस अभी हम लिखने के बाद बताएंगे, एन ऑफिसर कॉमा, तो यहाँ पर आप स्पेशली लिखेंगे आई वुड हैव सर्व्ड द सोसाइटी। अब हम इसके अंदर कंपेयर करने वाले हैं। अगर आपको ये सेंटेंस दिया है तो ये इमेजिनेशन है फ्यूचर बेस्ड, इसके अंदर अभी आप सोच रहे हैं, प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आप वुड लगाएंगे।
जहां पर आपको लगता है कि नहीं मेरी जो डिजायर है वो स्ट्रॉन्गर है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल लगाते हैं। और अगर आपको लगता है आई डोंट सपोज सो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, हालांकि मैं ऐसा सोचता हूं, तो आप क्या करते हैं, तो ये जो बिकेम हमने लिखी थी सेकंड फॉर्म, आप जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं डोंट सपोज, यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज। तो यहाँ पर आप वुड शुड के साथ सर्व लगाकर फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और अगर बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अगर यहाँ पर बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो आप इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगाकर वुड हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अभी कंडीशनल सेंटेंस का एडवांस फॉर्म बचा हुआ है, इसको हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे और आप जो है उसकी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये सारा जो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इन्हीं रूल्स को किन्हीं और दूसरे स्टाइल में हम कैसे लिखते हैं, क्या चेंजेस सिंटैक्स में होते हैं और कैसे उनको एडवांस फॉर्म दी जाती है, वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके लिए हम आपको अपने पार्ट 6 में आपको जल्दी ही मिलेंगे। और हमारी ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की सीरीज की अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।